हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यश कीर्ति गोयल। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका कंपटीशन गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। लास्ट वीडियो जो हमने किया था उसमें टॉपिक कवर हुआ था मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट इन इंडिया जो हमारा पोर्शन चल रहा था बैंकिंग अवेयरनेस में, वो हम कर रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर। वो हमारा पोर्शन चल रहा था फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, जिसमें आपको अभी जो वीडियोस मिले हैं उसमें हमने बेसिक्स किया है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, और हमने मनी मार्केट का टॉपिक कंप्लीट किया था कि मनी मार्केट में इंटरमीडियरीज कौन कौन से हैं और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, आज का जो आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा कैपिटल मार्केट के ऊपर। ऑलराइट, कैपिटल मार्केट के ऊपर आपका आज लेक्चर रहने वाला है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको हमारा कोर्स अच्छा चल रहा होगा। अगर कोर्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, कैपिटल मार्केट। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है मनी मार्केट से। हाँ, और मैं उन अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना चाहूँगा जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं। अगर कोई भी आप में से पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो शायद हो सकता है आपको ये टॉपिक समझ ना आए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उससे पहले हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके पहले सारी वीडियोस देख लीजिए, ताकि ये नए टॉपिक आपको समझने ईजी हो जाए। चलिए, तो जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो कैसे डिफरेंट है मनी मार्केट से। मनी मार्केट में फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होंगी या जो पैसे का ट्रेड किया जाएगा, मनी का ट्रेड किया जाएगा, फाइनेंस का ट्रेड किया जाएगा, वो किया जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। वो किया जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म क्या होता है? लेस देन 365 डेज। तो लेस देन 365 डेज के लिए जो ट्रेड किया जाएगा फाइनेंस का, उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। ठीक है, पर अब ऐसा थोड़ी ना कि एक कंट्री में सिर्फ ही लेस देन 365 डेज के लिए लोन चाहिए लोगों को। हो सकता है ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, हो सकता है कम टाइम के लिए चाहिए। तो 3 तरह के लोन होते हैं या 3 तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं: शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, ये मिडिल नहीं तो आप मिड भी लिख सकते हैं, मिड टर्म। मिड टर्म जो है वो आपका चलता है 1 to 3 ईयर। मिड टर्म जो है वो आपका चलता है 1 to 3 ईयर। एंड लॉन्ग टर्म जो है वो होता है मोर देन 3 ईयर। लॉन्ग टर्म जो है वो आपका चलता है मोर देन 3 ईयर। तो एक ऐसी मार्केट जो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में हेल्प करती है फॉर ईच शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट। राइट, तो शुरू करते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट के बारे में। इंडियन कैपिटल मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है इंडियन कैपिटल मार्केट का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट किया जाए, और ये एक और अपॉर्चुनिटी देता है उनको कि कैसे विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन मेक मोर मनी। पैसे से कैसे पैसा बनाया जाए। ठीक है, कॉम्प्लिकेट मत होइएगा, ध्यान से समझिए कि घर पे पड़ा है पैसा, वो फैलने से तो रहा, बढ़ने से तो रहा। ठीक है, पैसे से और पैसा कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडियन कैपिटल मार्केट। क्योंकि कैपिटल मार्केट में क्या होगा, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये हमारे सारे ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं कैपिटल मार्केट में, इनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, या हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कैपिटल मार्केट के बारे में, कि ये सोर्स ऑफ फंड्स जनरेट करता है अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए। अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए
ये सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइड करेगा कि अलग अलग जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनको कितना पैसा चाहिए या कैसे पैसा चाहिए, किस फॉर्म में पैसा चाहिए, वो सोर्स प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि 3 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के। प्राइमरी सेक्टर या जिसे हम जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से, और थर्ड रहता है हमारे पास टर्शियरी सेक्टर जिसे हम जानते हैं सर्विस सेक्टर के नाम से। तो तीनों सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कितना फाइनेंस चाहिए या किस वे में फाइनेंस चाहिए, उसके लिए सोर्स प्रोवाइड करता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, इंडिया में कैपिटल मार्केट में बेसिकली जो हमारे इंस्टीट्यूट रहते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस, और इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो ज़्यादातर ट्रेडिंग को कैरी ऑन कर रही हैं। फर्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड सेकंड इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट इज NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड इज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट करते हैं आगे। फिर पॉइंट रहता है कि कैपिटल मार्केट जो है क्या वो एक रेगुलेटेड मार्केट है या अनरेगुलेटेड मार्केट है। ठीक है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड मार्केट है या अनरेगुलेटेड मार्केट है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में मनी मार्केट में के बारे में किया था। मनी मार्केट तो मैंने आपको कहा था कि मनी मार्केट दोनों तरह की होती है, रेगुलेटेड भी होती है और अनरेगुलेटेड भी होती है। तो कैपिटल मार्केट जो है ये रेगुलेटेड होगी या अनरेगुलेटेड होगी। कैपिटल मार्केट जो है वो रेगुलेटेड मार्केट है। कैपिटल मार्केट सिर्फ रेगुलेटेड मार्केट है, मतलब कैपिटल मार्केट का कोई कर्ता धर्ता, कोई कंट्रोलर, कोई रेगुलेटर है। और इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हो कि मैंने पॉइंट लिया हुआ है सेबी। ठीक है, तो इंडिया में कंट्रोलर और रेगुलेटर के रूप में कौन काम करता है? कंट्रोलर एंड रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट के रूप में काम करता है सेबी। कौन काम करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी अच्छी किस्मत होती है, आसान क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि सेबी की फुल फॉर्म बताइए। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कंट्रोलर है और रेगुलेटर भी है कैपिटल मार्केट में। ठीक है, तो सेबी के बारे में पढ़ते हैं। सेबी एस्टैब्लिश्ड हुआ ऑन 12th of April 1988। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? ऑन 12th of April 1988, बट it had given the statutory powers in March 1992। इसको स्टैट्यूटरी पावर्स कब मिली? मार्च 1992 में। स्टैट्यूटरी पावर्स का मतलब है इसका एक एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट में। तो आप ये भी कह सकते हो कि सेबी एक्ट एस्टैब्लिश हुआ 1992 में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। When was SEBI established? 1988, and when was SEBI Act established? 1992। ठीक है, क्वेश्चन तो ये आता है कि जी पहले अगर सेबी बना दिया और बाद में सेबी एक्ट बनाने की जरूरत क्यों बनी? अगर सेबी बना ही दिया गया है तो उसको स्टैट्यूटरी पावर्स क्यों दी गई या उसका एक्ट क्यों बनाया गया? पहले जब सेबी बनाया था 1988 में, तो वो बनाया था सिर्फ एक सुपरवाइजिंग बॉडी के रूप में या एक एडवाइजिंग बॉडी के रूप में। ये कि ये सुपरवाइज करेगा बस इंडियन कैपिटल मार्केट के फंक्शंस को या वर्किंग को, और रेकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ जी कैपिटल मार्केट ऐसे ऐसे काम कर रही है और ये मेरे रिकमेंडेशन है, आपको चेंजेस करने हैं तो कर दो। पर 1992 में स्कैम हुआ। ठीक है, और अगर मैं स्कैम का वर्ड यूज कर रहा हूँ तो आपके माइंड में वो सीरीज आ गई होगी। आप आशा करता हूँ आपने वो सीरीज देखी होगी सभी ने, जो हर्षद मेहता केस हुआ था। ठीक है, जो हर्षद मेहता केस हुआ था
स्कैम 1992 वाली सीरीज है। तो इसमें क्या हुआ था कि एसबीआई के साथ ड्राफ्टिंग जो वाउचर्स होते हैं, पहले एक्चुअली क्या था, अगर शेयर परचेज करने हैं तो ड्राफ्ट वाउचर्स परचेज करने पड़ते थे बैंक्स के थ्रू, जो ड्राफ्ट वाउचर है वो क्लियर करवाने पड़ते थे। तो बिना ड्राफ्ट वाउचर क्लियर करवाए ही जो है शेयर्स का सेल परचेज हो रहा था। बाकी अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं कि क्या केस था तो आप वो सीरीज या कोई मूवी देख सकते हैं। तो हर्षद मेहता केस के बाद बनाया गया सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आज के टाइम पे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसका एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट के थ्रू तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी ही है। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर कल को क्वेश्चन आता है कि सेबी कब बना, 1998, सेबी एक्ट कब बना, 1992, सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स कहाँ से मिलती हैं, अपने एक्ट के थ्रू, और सेबी का काम क्या है, सेबी कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है कैपिटल मार्केट का इंडिया में। देन फंक्शंस ऑफ सेबी, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाता है सेबी। अब आप कहेंगे कि सर जी ये क्या भला है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, सर जी ये भी भला बताते हैं। देखिए एक पॉइंट होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर नॉलेज को देखते हुए, इनसाइडर नॉलेज को देखते हुए अगर किसी कंपनी के शेयर आप खरीदते हो तो वो होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस कंपनी में जॉब करता हूं और मुझे पता लग गया कि नेक्स्ट ईयर या आने वाले 6 महीने में रिलायंस कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। अब कोई भी कंपनी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी तो उस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है। तो मैंने इस न्यूज़ के बेसिस के ऊपर, इनसाइडर न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि अभी तो कंपनी के अंदर अंदर बात चल रही है ना कि हाँ जी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे 6 महीने में, तो मैंने इस न्यूज़ के बेसिस के ऊपर शेयर्स परचेज कर लिए। ये होता है या खुद नहीं परचेज किए, अपने किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि ये बातें सुनने में आ रही हैं तो जी आप परचेज कर लो शेयर। ये चीज़ नहीं कर सकते, ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के परे है ये चीज़, जिसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाना, क्योंकि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग होगी तो होगा क्या, ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं कंपनी के उन्हें तो पता ही है कि कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, कब नया कोई प्रोजेक्ट लेके आना है, या कोई नई कंपनी बनानी है, या किसी फॉरेन कंपनी के साथ डील करनी है, तो उन्हें तो मालूम रहता है। तो वो तो जनरल पब्लिक को मौका ही नहीं देंगे इन्वेस्टमेंट करने का, वो खुद ही सेल परचेज करने लग जाएंगे जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। तो इस चीज से इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बचाना है इनसाइडर ट्रेडिंग से। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का इंडिया में क्या रोल है, कोई रोल नहीं है जी, इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में बैन है बाय सेबी। ऑलराइट, दूसरा फंक्शन, टू रिकॉग्नाइज द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट्स। स्टॉक एक्सचेंजेस और जो अदर सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उनमें बिजनेस को रिकॉग्नाइज करना कि क्या वहाँ ऑथेंटिक बिजनेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, प्रॉपर वे में, जिस वे में बिजनेस होना चाहिए, जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, जो नॉर्म्स फॉलो करने हैं, वो सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चीज चेक करना, दैट इज द वर्क ऑफ सेबी। देन नेक्स्ट फंक्शन है टू सुपरवाइज एंड रेगुलेट वर्क ऑफ इंटरमीडियरीज। किसी भी स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में इंटरमीडियरी चाहिए ही चाहिए अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फ़ोन मारा, हाँ जी सर मुझे रिलायंस के शेयर चाहिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले कहते हैं ठीक है पैसे ट्रांसफ़र कर दो हम आपको शेयर भेज देंगे। ऐसा नहीं होगा। हमें जब भी शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के, मतलब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के, अगर उनमें डील करना है तो हमें कोई इंटरमीडियरी, कोई एजेंट, कोई ब्रोकर बीच में डालना होगा। तो इंटरमीडियरी कौन कौन से तरीके के होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, कस्टोडियन डिपॉजिटरीज होते हैं, बैंकर्स टू द इश्यूज होते हैं, और अंडरराइटर होते हैं। ठीक है, आप वन बाय वन इनका मीनिंग पढ़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू, किसी भी
चाहे नॉर्मल गूगल सर्च करके भी आप इनका मीनिंग पढ़ सकते हैं। इनके मीनिंग का कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए आप इसका मीनिंग पढ़ सकते हो। मतलब ये है कौन? ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं या कैपिटल मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं, जिनकी हेल्प के बिना आप शेयर नहीं परचेज कर सकते। तो इनके वर्क को रेगुलेट करना, इनके काम को भी रेगुलेट करता है सेबी। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी ये इंटरमीडियरीज हैं, इनको लाइसेंस कौन देता है? क्योंकि बगैर लाइसेंस के तो आप शेयर या परचेज नहीं करवा सकते ना किसी कंपनी के। ठीक है, तो आपने किसी कंपनी के शेयर या परचेज करवाने हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो आपको लाइसेंस लेना होगा। तो लाइसेंस कौन इशू करके देता है? सेबी ही इशू करके देगा। देन वो हो गया हमारा सेबी के बारे में सारा पॉइंट। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है कैपिटल मार्केट का एमफी। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है कैपिटल मार्केट का एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, AMFI। ठीक है, एमफी बोलते हैं इसको, AMFI, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इट इज ऑल्सो द co-controller and co-regulator of capital market in India। ठीक है, कैपिटल मार्केट को इंडिया में सेबी के साथ साथ एमफी भी थोड़ा कंट्रोल और रेगुलेट करता है। पर जो ये 16 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को कंट्रोल करने के लिए, आपने इंटरनेट पर या टीवी पर वो न्यूज़ सुनी हो, वो पब्लिसिटी सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क, ध्यान से पैसा लगाएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं होता, चलता है। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनको एक कंट्रोलिंग बॉडी के रूप में एमफी जो है वो बनाया गया था। अब एमफी जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये, क्योंकि कभी कभी फीचर पूछते जाते हैं कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ एमफी। तो उसमें एक फीचर ये देखने को मिलता है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब गवर्नमेंट का या जो भी मैनेजमेंट है एमपी की, उनका गोल नहीं है प्रॉफिट अर्न करना, उनका गोल नहीं है प्रॉफिट अर्न करना। एमपी रिप्रेजेंट्स म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? एमपी करता है। एमपी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड एग्जीक्यूटिव्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड कंपनियों में लोग काम करते हैं, इंटरमीडियरीज काम करते हैं, उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। अगर वो एग्जामिनेशन में पास होते हैं तो उनको लाइसेंस मिलता है और उनकी ट्रेनिंग भी करवाता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। देन है IRDA, नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस सेक्टर को जो रेगुलेट करता है या डेवलप करता है, उसके लिए जो एक अथॉरिटी बनाई गई है उसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसे हम IRDA भी कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। ये एक्ट आया 1999 में ये एक्ट आया, और 2000 में IRDA एक एस्टैब्लिशमेंट के रूप में एस्टैब्लिश किया गया। ये रेगुलेटर है इंश्योरेंस बिजनेस का इंडिया में। ठीक है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस है और चाहे जनरल इंश्योरेंस है, मतलब जो आपकी जिंदगी का इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस, जिंदगी के अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, बाइक का, स्कूटी का, कार का, ठीक है, बिल्डिंग का, घर का, फैक्ट्री का, ये सारे इंश्योरेंस जो है ये जनरल इंश्योरेंस होते हैं। तो चाहे लाइफ इंश्योरेंस का काम है चाहे जनरल इंश्योरेंस का काम है, इन दोनों को इंडिया में कौन संभालता है? IRDA। चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस बिजनेस होना चाहिए, तो उसको संभालेगा कौन? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इसका एक्ट अधिनियम कब बना? 1999 में, और ये एस्टैब्लिश कब हुआ? 2000 में। क्लियर? इनके फंक्शंस
कौन से हैं? इनके फंक्शंस हैं रेगुलेट करना, इनके फंक्शंस हैं इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करना, प्रमोट करना और इंश्योर करना ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका काम क्या है? रेगुलेट करना, इंश्योरेंस बिजनेस को संभालना, नियंत्रण बना के रखना, नियम बनाना, प्रमोट करना, इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ाना और इंश्योर करना, ये जिम्मेवारी लेना कि इंश्योरेंस बिजनेस ग्रो कर रहा है अच्छे से। और री इंश्योरेंस बिजनेस भी, दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक इंश्योरेंस और एक री इंश्योरेंस। ठीक है, जब पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाती है वो होता है इंश्योरेंस। जब एक इंश्योरेंस कंपनी किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी अपना इंश्योरेंस करवाती है वो होता है री इंश्योरेंस। जब एक इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि मान लीजिए LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने किसी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताइए जल्दी जल्दी, जैसे कि PNB मेटलाइफ, PNB मेटलाइफ, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, PNB मेटलाइफ ये भी एक इंश्योरेंस कंपनी है। जब एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराती है उसे कहते हैं री इंश्योरेंस। तो ये भी बिजनेस होता है, इंश्योरेंस बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस, दोनों को संभालना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना। इंडिया में कौन काम करता है? IRDA काम करता है। देन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हैं वो ठगी ना मारें लोगों के साथ, इंश्योरेंस का मैच्योर होने पर भी उसका पैसा वापस ना दें, ठीक है, या कई बार मिस हैपनिंग होने पर बहुत ज़्यादा जो है कागजी कार्रवाई में डाल दें लोगों को। तो इस चीज़ से, कंपनियों की धोखाधड़ी से बचाना पॉलिसी होल्डर्स को, ये भी एक काम है हमारे IRDA का। क्लियर है? फिर ये मैंने आपको बता ही दिया, इंश्योरेंस सेक्टर हमारा दो भागों में बटा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो सरकार की 5 कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस का काम करती हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस का काम LIC करती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये बनाई गई थी 1956 में। LIC कब बना? 1955-56 में। फिर जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के लिए सरकार के पास 4 कंपनियां हैं, 4 कंपनियां हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। 4 कंपनीज हैं गवर्नमेंट की जो जनरल इंश्योरेंस का काम करती हैं। और ये जनरल इंश्योरेंस का जो काम करती हैं कंपनियां, इनको शक्तियां कहां से मिलती हैं? इनको पावर्स, इनको अथॉरिटी कहां से मिलती है? इनको मिलती है GIC एक्ट, GIC के अधिनियम से। ये अधिनियम आया था 1972 में। लाइफ इंश्योरेंस को अपनी अथॉरिटी मिलती है LIC एक्ट से, जो कि आया 1955-56 में। क्लियर है? आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। वो तो हमने किए जो रेगुलेट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो कि हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शंस में, पैसे के लेन देन में। तो सबसे पहले नाम आया म्यूचुअल फंड्स का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स। पहले ये समझिए आप म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड को आप कहते हो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हो? पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास 10,000 रुपये हैं और मान लीजिए वो PNB बैंक के शेयर खरीदना चाहता है, PNB बैंक के शेयर खरीदना चाहता है। पर PNB बैंक वालों ने एक कंडीशन लगा दी कि 10-10 हज़ार, ये छोटे मोटे पैसे के लिए हम शेयर नहीं बेचते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो कम से कम 10 लाख के शेयर खरीदने पड़ेंगे, कम से कम 10 लाख के शेयर खरीदने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मिस्टर ये बेचारा पैसा नहीं लगा पाया PNB में,
फिर एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं उस्ताद जी क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर ए कहते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास तो 10,000 रुपये ही है, मैं पीएनबी के शेयर खरीदना चाहता हूँ, पर पीएनबी वाले कहते हैं जी 10 लाख रुपए लाओ तो शेयर मैं बेचूंगी। तो म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके जैसे 100 व्यक्ति और ढूंढ लेंगे, हम आपके जैसे 100 व्यक्ति और ढूंढ लेंगे जो पीएनबी के बैंक के शेयर खरीदना चाहते हैं 10-10 हजार के। ठीक है, जो अब 100 व्यक्ति ऐसे उन्होंने ढूंढ लिए जो 10-10 हजार रुपये लगा के पीएनबी के शेयर खरीदना चाहते थे। उनके पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, उन्होंने पीएनबी में पैसा लगा दिया। तो ये है पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पूल क्रिएट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि मिलके सभी इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, इसके बाद हम मीनिंग पढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं, सेविंग्स को प्रमोट करते हैं। मोबिलाइज फंड लोगों को पैसा या इनकम इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी काम आते हैं, बॉन्ड मार्केट में भी काम आते हैं। देन म्यूचुअल फंड जो है वो एसोसिएशन के रूप में भी काम कर सकते हैं, ट्रस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। पब्लिक मेंबर्स के जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं, जो इनके मेंबर्स हैं, जो इनके थ्रू म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं या इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, ये उनके एसोसिएट भी बन सकते हैं, मतलब ये एडवाइस भी करेंगे, या उनके ट्रस्ट भी बन सकते हैं, उनके बिहाफ पे काम भी करेंगे, और नॉर्मल असिस्टेंट भी बन सकते हैं इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, म्यूचुअल फंड कंपनियों का काम क्या है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्कों को कम करना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क को कम करना। म्यूचुअल फंड्स हेल्प करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को उनकी वैल्यू बढ़ाने में ताकि पैसे से और पैसा कमाया जा सके। फिर म्यूचुअल फंड जो है वो अलग अलग स्कीम देती हैं। ठीक है, ये स्कीम जैसे डिटेल में पढ़नी जरूरी नहीं है, पर मैं इनका मीनिंग बता देता हूँ आपको क्या मीनिंग है। म्यूचुअल फंड कौन कौन सी स्कीम देती है कि कैसे हम आपका पैसा इन्वेस्ट करने में हेल्प करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या क्या स्कीम देती है? ग्रोथ फंड, ग्रोथ स्कीम के हर साल आपको डिविडेंड या प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जो भी आपको लाभ हुआ होगा, जो भी आपको लाभ हुआ होगा, प्रॉफिट मिला होगा, उससे हम क्या करेंगे, वो पैसा आपके अमाउंट में ही ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, साल बाद आपको 10,000 से 1,000 रुपये का ब्याज मिलना था, तो वो अब आपको ये 1,000 रुपये का ब्याज कैश में नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, ये 10,000 में ही आपको 1,000 ऐड करके आपके दोबारा अगले साल 11,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। ऐसे फंड्स को बोलते हैं ग्रोथ फंड। फिर इनकम फंड, इनकम फंड सीधा सा हिसाब है, जो भी आपको ब्याज मिला साथ के साथ आपके खाते में डाल देंगे। फिर बैलेंस्ड फंड, बैलेंस्ड फंड में क्या होगा, दोनों तरह का बैलेंस बना के चला जाएगा, ग्रोथ का भी और इनकम का भी। 500 रुपये आपको ब्याज दे देंगे, 500 रुपये इसमें 10,000 में डाल के आगे 10,500 इन्वेस्ट कर देंगे। और लास्ट में रहता है सेक्टर वाइज फंड। कभी कभी क्या होता है, म्यूचुअल फंड वालों के पास कोई ऐसा बंदा आ गया जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, मान लीजिए लॉटरी लग गई या पुश्तैनी पैसा ही उसने संभाल रखा है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए हैं, वो 1 करोड़ रुपए लेके गया म्यूचुअल फंड में, कहते जी मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, पैसा लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। अब 1 करोड़ रुपए जैसी भारी रकम को एक ही जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड वाले आपको हेल्प करते हैं सेक्टर वाइज फंड लगाने में, अलग अलग सेक्टर्स में लगाने में वो पैसा आपकी हेल्प करते हैं। हो सकता है वो आपको कह दें कि सर ऐसा कहते हैं 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कोई शेयर खरीदते, 25 लाख के शेयर खरीद लो। ठीक है, 25 लाख का आप LIC में अपनी जीवन बीमा करवा लो, 25 लाख की आप बैंक में अपनी बेटी के नाम की FD कर दो, ठीक है, और 25 लाख के आप पेंशन फंड करवा लो, ठीक है, बुढ़ापा पेंशन का कोई फंड करवा लो, ताकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको उस 25 लाख से का पेंशन मिलता रहे। तो अलग अलग सेक्टर में भी कैसे पैसा लगाया जाए, इसके लिए भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही था, म्यूचुअल फंड को SEBI भी संभालता है, AMFI भी संभालता है, AMFI। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं म्यूचुअल फंड के अलावा? मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है
ये वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होते हैं जो क्या करते हैं, अंडरराइटिंग का काम करते हैं, अंडरराइटिंग का काम करते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में 2-3 बार अंडरराइटिंग बोल चुका हूँ, तो मैं बताता हूँ कि आपको अंडरराइटिंग क्या होता है। देखिए, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और जो हमारा सेबी एक्ट है 1992, इनका रूल है कि अगर कोई न्यू कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, शेयर बेचना चाहती है, तो जब भी वो पहली बार शेयर बेचने लगी है तो 120 दिनों में 120 डेज में 95% शेयर इनके बिकने चाहिए, 95% शेयर इनके बिकने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ABC एंड कंपनी, वो नई बनी है, मान लीजिए इसी मंथ बनी है, मई 2021 को, और 1 जून को ये अपने शेयर बेचना चाहती है, 1 जून 2021 से ये अपने शेयर बेचना चाहती है। ठीक है, ये कितने के शेयर बेचना चाहती है, मान लीजिए ये 50 लाख रुपए के शेयर बेचना चाहती है, 50 लाख रुपए के ये शेयर बेचना चाहती है। तो 50 लाख रुपए के शेयर बेचना चाहती है, 50 लाख का 95%, 50 लाख का 95% 45 लाख। तो 1 जून से लेके आगे वाले 120 दिन, 120 दिन मतलब लिटरली 4 महीने, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 1 अक्टूबर से पहले ABC एंड कंपनी के 45 लाख के शेयर बिके होने जरूरी हैं, तभी उनको परमिशन मिलेगी फ्यूचर में शेयर बेचने की। ये कंडीशन है हमारी इंडियन कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट की, राइट। तो अब जो कंपनी नहीं बनी है, लोगों पर तो उसका विश्वास ही नहीं है कि वो कंपनी आपको कल को प्रॉफिट देगी अच्छा या नहीं देगी, या कंपनी कल को पैसे लेके भाग ना जाए। तो ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, हमें फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या अंडरराइटर्स चाहिए होते हैं, अंडरराइटर्स चाहिए होते हैं। अंडरराइटर जो पर्सन होता है वो हमें हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट करवाने में या फंड्स जनरेट करने में। ठीक है, अंडरराइटर जो होता है वो कंपनीज की हेल्प करता है ये 95% वाली कंडीशन को पूरा करने में। वो क्या करेगा, कंपनी को बोलेगा ठीक है जी मैं डील कर लो, मैं भी आपके शेयर बिकवाऊंगा, आप भी अपने शेयर बेचिए, मैं लोगों को वो करूंगा, प्रमोट करूंगा आपके शेयर्स, मैं लोगों में शेयर करूंगा कि हाँ जी ये वाली कंपनी के शेयर खरीदिए, मैं प्रमोशन करूंगा आपके शेयर का, एडवर्टाइजमेंट करूंगा। ठीक है, और इतना कमीशन चार्ज करूंगा। 120 दिन आने से पहले मैं गारंटी लेता हूँ आपके 95% शेयर बिकवाऊंगा। अगर नहीं बिके, जितने रह गए उतने मैं खुद परचेज कर लूंगा, ताकि आपकी कंपनी को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो अंडरराइटर है ये काम करता है अंडरराइटिंग का। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, 95% कंडीशन को पूरा करवाने वाले किसी अंडरराइटर के द्वारा अंडरराइटिंग। और वो क्या करता है, अंडरटेक सिंडिकेशन ऑफ क्रेडिट, कि क्रेडिट सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, और एडवाइस कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ऑन फंड रेजिंग, कि कैसे फंड को रेज किया जाए, कैसे पैसे इकट्ठा किया जाए मार्केट से, इसके लिए भी हेल्प करता है हमारा मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है, सेबी और आरबीआई। देखिए एक्चुअली मर्चेंट बैंकिंग क्या है, मर्चेंट बैंकिंग जो है ये एक काइंड ऑफ सर्विस है, ये सर्विस है, और ये सर्विस हमें कौन देते हैं, बैंक वाले ही देते हैं, ये बैंक वाले ही हमें सर्विस देते हैं मर्चेंट बैंकिंग की। तो बैंक भी आ गया तो आरबीआई संभालेगा, और पैसे की बात हो रही है या हम कहते हैं शेयर्स की बात हो रही है तो सेबी भी इसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, सेबी क्या रेगुलेट करता है, इशू एक्टिविटीज, कि कंपनियां कैसे शेयर बेचेंगी, अंडरराइटर कैसे शेयर बेचेगा, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अंडरराइटर जो है वो कंपनी के जो पोर्टफोलियो है, कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है उसको कैसे मैनेज करके चलेगा, और आरबीआई के सुपरवाइज करेगा जो भी फैसिलिटीज उनको कमर्शियल बैंक के द्वारा दी जा रही हैं उनको संभालेगा आरबीआई। क्लियर जी। तो ये बच्चे, ये टॉपिक था हमारा आज का कैपिटल मार्केट का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपिटल मार्केट का पार्ट 2। अभी हमने सिर्फ कैपिटल मार्केट के इंटरमीडियरीज या इंस्टीट्यूशंस या हम कहेंगे
रेगुलेटर्स किए हैं, रेगुलेटर्स और प्लेयर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कौन काम करता है, ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक ना समझ आया हो या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई पर्सनल असिस्टेंस चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोऑपरेटिव बैंकिंग के एग्जाम में या क्लरिकल लेवल के एग्जाम में, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8284867867 पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए कंपटीशन गुरु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नॉलेज गेन करने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।